अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारा जो टॉपिक है वो है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इसमें हम इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के बारे में पढ़ेंगे कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस क्या होता है और इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में भी जानेंगे और इसको डायग्नोस किस तरीके से किया जाता है और इसकी ट्रीटमेंट के भी बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लें तो जैसे कि इसके नाम से जाहिर होता है कि ये एक इन्फेक्शन है हार्ट की इनर लाइनिंग का। इनर लाइनिंग जो हार्ट की होती है वो कहलाती है एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम का इन्फेक्शन है और ये यूजुअली हार्ट के वॉल्स को इफेक्ट करता है। जो हार्ट के वॉल्स होते हैं वो यूजुअली ये उनको इफेक्ट करता है। इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर बात कर लें कि ये फैलता किस तरीके से या ये किसी पेशेंट को लगता किस तरीके से, तो ये एक ही सूरत में लगता है जब कोई पैथोजन जिसकी वजह से इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होता है वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाए। जब वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर हो जाता है तो फिर वो सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से हार्ट तक पहुंच जाता है और फिर वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कर देता है। तो इसकी जो मेन कोजेज हैं कि जो पैथोजन है वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर कैसे होता है, उसमें सबसे पहले इंट्रावीनस ड्रग यूजर्स होते हैं जो कि लोग एलिसिड ड्रग यूज करते हैं। उसके अलावा ओपन ओपन वुंड हो गए। उसके अलावा कोई भी डेंटल या सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान भी कोई पैथोजन बॉडी में एंटर कर सकता है। हम इसके रिस्क फैक्टर्स की अगर बात कर लें कि किन लोगों को ज़्यादा रिस्क होता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का, तो ये यूजुअली उन लोगों को सबसे ज़्यादा होता है जिनको प्रीवियसली इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो चुका हो। उसके अलावा जिनको वेल्वुलर हार्ट डिजीजेज वगैरह हो या कोई कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज हो या किसी का प्रोस्थेटिक वॉल्व लगा हो, उसकी वॉल्व की सर्जरी हुई हुई हो, वॉल्व को रिप्लेस किया गया हो। और जैसे अगर हमने ऊपर बात की कि जो भी ड्रग यूजर्स होते हैं और किसी का कैथेटर बहुत लंबे टाइम के लिए लगा हुआ हो, तो जो कैथेटर होता है वो एक वे प्रोवाइड कर देता है पैथोजन को ब्लड स्ट्रीम में एंटर होने के लिए, इसलिए ये भी रिस्क फैक्टर्स में आता है। इसके अलावा कोई शख्स है जो इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी ले रहा हो, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स की थेरेपी ले रहा हो या उसको कोई इम्यूनोसप्रेशन कंडीशन हो जैसे कि एड्स वगैरह। उसके अलावा कोई भी रिसेंट डेंटल या सर्जिकल प्रोसीजर हुआ हो या पेस मेकर किसी का अगर लगा हो हार्ट के अंदर। अगर हम इसकी टाइप्स की बात कर लें तो इसकी टाइप यूजुअली दो मेन टाइप्स होती हैं। इसकी एक नेटिव वॉल्व एंडोकार्डाइटिस, जिसका नेचुरल वॉल्व लगा हो पेशेंट का, उसको अगर एंडोकार्डाइटिस होगा तो वो नेटिव वॉल्व एंडोकार्डाइटिस कहलाएगा। और किसी का अगर प्रोस्थेटिक वॉल्व लगा हो, उसका वॉल्व रिप्लेस हुआ हो तो उसको एंडोकार्डाइटिस होगा तो प्रोस्थेटिक वॉल्व एंडोकार्डाइटिस कहलाएगा। अब जो नेटिव वॉल्व एंडोकार्डाइटिस होता है वो यूजुअली स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और विर्डियंस स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से होता है। उसके अलावा जो प्रोस्थेटिक वॉल्व एंडोकार्डाइटिस होता है वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से होता है, स्पेशली जो मर्सा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है, मिथाइसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात कर लें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की, तो इन्फेक्शन है, इसमें फीवर तो लाजमी है। उसके अलावा डिस्निया, वेट लॉस, फटीग और हार्ट मर्मर। हार्ट मर्मर को सुनाई देता है जो ये यूजुअली हार्ट के वॉल्व्स को इफेक्ट करता है। जब ये वॉल्व्स को इफेक्ट करता है तो ये वहाँ पे वेजिटेशंस बना लेता है, बैक्टीरियल वेजिटेशंस, बैक्टीरियल ग्रोथ उधर हो जाती है। तो उन ग्रोथ से जब ब्लड फ्लो करता है, तो जब फ्लो करता है तो वो डिस्टर्ब होती हैं, मतलब डिस्टर्ब होती हैं वो वेजिटेशन, उसकी वजह से हार्ट मर्मर प्रोड्यूस होता है। उसके अलावा स्प्लिंटर हीमोरेज, जेनवे लीजन और ब्रेन एम्बोलाइजेशन, ये भी इसके सिम्टम्स हैं। अब ये सिम्टम्स किस वजह से होते हैं? ये होते हैं सेप्टिक एम्बोलाई की वजह से। सेप्टिक एम्बोलाई क्या? वही जो बैक्टीरियल वेजिटेशंस होती हैं जो हार्ट के वॉल्स के इर्द गिर्द ये बना लेता है। जब वहां से हार्ट ब्लड फ्लो करता है तो कभी कभार जो कुछ वेजिटेशन कुछ हिस्से छोटे छोटे जर्रात वो फॉल ऑफ कर जाते हैं। जब वो फॉल ऑफ कर जाते हैं
तो फिर वो सेप्टिक एम्बोलाई बना लेते हैं, जिसकी वो अगर नेल्स के अंदर जाके स्टक हो जाए तो स्प्लिंटर हेमोरेज करा सकते हैं। उसके अलावा पाम्स में और सोज में जेन में लीजन करा सकते हैं। अगर ये ब्रेन की तरफ चले जाएं तो ब्रेन एम्बोलाइजेशन भी करा सकते हैं। उसके अलावा ओजलर नोड्स, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड रोथ स्पॉट्स, ये भी इसके सिम्टम्स हैं। ये जो सिम्टम्स हैं ये तीनों, ये दरअसल होते हैं बैक्टीरियल एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस की वजह से। जब बैक्टीरिया एंटर हो जाता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके अगेंस्ट बैक्टीरियल एंटीजन प्रोड्यूस करता है। और ये जो बैक्टीरियल एंटीजन कॉम्प्लेक्सेस हैं इनकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और यही तीन इसकी कॉम्प्लिकेशन है: ओजलर नोड्स, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रोथ स्पॉट्स। अगर हम इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की कुछ और कॉम्प्लिकेशंस की बात कर लें तो इसमें एम्बोलिक स्ट्रोक हो सकता है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस में इंट्रासेरेब्रल हेमरेज हो सकता है, मतलब जो सेप्टिक एम्बोलाई की वजह से अगर कोई नर्व कोई जो आर्टरी अगर ब्लॉक हो गई तो ब्लॉक होने की वजह से इंटरक्रेनियल जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, और उसके बाद जो वो आर्टरी है वो रप्चर हो सकती है। इसकी वजह से इंट्रासेरेब्रल हेमरेज हो सकता है। इसी तरीके से किसी और आर्टरी के अंदर भी एम्बोलाइजेशन हो सकती है, पल्मोनरी इन्फेक्शन भी हो सकता है, कंजक्टाइवल हेमरेज भी हो सकता है। अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें तो जो इसमें जो मेन टेक्निक्स जो यूज होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी मेन टेक्निक है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की, वो है टेकिंग 3 सैंपल्स ऑफ ब्लड। 3 सैंपल लिए जाएंगे ब्लड के डिफरेंट साइड्स ऑफ द बॉडी से, जिसमें एक एरोबिक बैक्टीरिया के लिए लिया जाएगा, एक एनएरोबिक के लिए और एक फंजाई के लिए। उसके अलावा इकोकार्डियोग्राफी भी यूज की जाती है टेक्निक्स के अंदर। अच्छा, ये अभी हम टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, ये डायग्नोसिस नहीं है। डायग्नोसिस में आपको बताता हूँ आगे कैसे करते हैं इसका। अब इकोकार्डियोग्राफी दो किस्म की यूजुअली यूज होती है। एक ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राफी है जो कि चीप होती है, नॉन इन्वेजिव होती है, लेकिन इसका जो लोअर क्या बोलते हैं कौन जो इसका आप समझें वो ये है कि इसकी सेंसिटिविटी बहुत लो होती है। उसके अलावा ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी होती है, ये इन्वेजिव होती है लेकिन इसकी सेंसिटिविटी भी हायर होती है। अब जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को डायग्नोस किया जाता है वो किया जाता है ड्यूक्स क्राइटेरिया के ऊपर। ड्यूक्स क्राइटेरिया क्या होता है? ड्यूक्स क्राइटेरिया एक क्राइटेरिया है जिसमें 2 मेजर क्राइटेरिया होते हैं और 5 माइनर क्राइटेरिया होते हैं। अब पहले हम इन क्राइटेरिया के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम आगे देखेंगे डायग्नोस कैसे होता है। अब जो फर्स्ट मेजर इसका क्राइटेरिया है वो क्या है कि कोई भी माइक्रोबायोलॉजिकल एविडेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी माइक्रोबायोलॉजिकल एविडेंस मिल जाए किसी ऑर्गेनिज्म का, ये फर्स्ट मेजर क्राइटेरिया है। अगर हमने ये क्राइटेरिया, कोई माइक्रोबायोलॉजिकल एविडेंस मिल गया तो हमने फर्स्ट क्राइटेरिया को मेट कर लिया। अब इसको मेट करने के 4 तरीके से क्राइटेरिया मेट हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम डिफरेंट साइड ऑफ द बॉडी से 2 ब्लड कल्चर ने जो दोनों पॉजिटिव हो इन केस ऑफ कॉमनली कॉज पैथोजन, जो कॉमनली कॉज करते हैं ना, जो पैथोजन कॉमनली कॉज करते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, उनके केस के अंदर 2 ब्लड कल्चर पॉजिटिव होने चाहिए। जिसमें कॉमन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन कौन से है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, विरिडियंस स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकस बोविस, हैक ऑर्गेनिजम्स वगैरह वगैरह। इसके अलावा एक तो ये तरीका हो गया। अब इसके बाद जो दूसरा, अगर ये तरीका हम नहीं हो सका पूरा इस तरीके से, इसके अलावा जो दूसरा इसका वो है तरीका मेट करने का, वो ये है कि पेशेंट को कम्युनिटी एक्वायर्ड एंटेरोकोकस हो, लेकिन उसका कोई भी ऑब्वियस सोर्स हमें मालूम नहीं पड़े इन्फेक्शन का। मतलब अगर ऑब्वियस सोर्स है पेशेंट के अंदर तो ये जो क्राइटेरिया ये मेट नहीं होगा। विदाउट हैविंग ऑब्वियस सोर्स कम्युनिटी एक्वायर्ड एंटेरोकोकस होना चाहिए। अगर ये विदाउट हैविंग ऑब्वियस सोर्स है तो ये क्राइटेरिया भी मेट हो गया।
अब तीसरा क्राइटेरिया क्या है कि किसी भी पेशेंट को परसिस्टेंट बैक्टीरियमिया हो। बैक्टीरियमिया का मतलब ये है कि उसका जो ब्लड है उसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद हो, परसिस्टेंटली मौजूद हो। जैसे मिसाल के तौर पे हम पेशेंट के दो ब्लड कल्चर लें एटलीस्ट 12 आवर अपार्ट, और दोनों मतलब 12 घंटे के फर्क से हम उसके दो ब्लड कल्चर लें और दोनों के अंदर बैक्टीरियमिया शो हो जाए, तो ये परसिस्टेंट बैक्टीरियमिया पॉजिटिव हो गया, ये क्राइटेरिया भी मेट हो गया। हमें ये चारों मेट नहीं करना है, ये आप याद रखिएगा, इन चारों में से कोई भी एक अगर मेट हो गया तो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया पूरा हो गया। उसके अलावा अब इसमें हमारे हमारा जो पहला मेथड था फर्स्ट मेजर क्राइटेरिया को मेट करने का, उसमें हमें दो ब्लड कल्चर पॉजिटिव चाहिए थे इन केस ऑफ कॉमन पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स। लेकिन अगर कोक्सीला ब्रुनेटाई का अगर केस है तो हमें सिर्फ एक ब्लड कल्चर पॉजिटिव चाहिए, जिसके साथ हम आईजीजी एंटीबॉडीज देखेंगे कि आईजीजी एंटीबॉडीज का टाइटर ग्रेटर देन, उसका रेशियो ग्रेटर देन होना चाहिए 1:800। ये इसमें जो एक ब्लड कल्चर की लीनियंसी दी गई है इस फोर्थ मेथड के अंदर, ये इसलिए दी गई है क्योंकि ये कोक्सीला जो ब्रुनेटियाई है ये इसको कल्चर करना, इसका जो ब्लड कल्चर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है इन स्टैंडर्ड सेटिंग्स। अब सेकंड मेजर क्राइटेरिया क्या है, अब हमने ब्लड कल्चर्स कर लिए। अब ब्लड कल्चर्स के अलावा जो टेक्निक्स हैं जैसे कि इकोकार्डियोग्राफी हो गई, हम उसको यूज करके वेजिटेशंस देखें, एब्सेस देखें, पार्शियल डिहेसेंस देखें प्रोस्थेटिक वॉल्व का, अगर किसी का प्रोस्थेटिक वॉल्व लगा हो, या हम वेल्वुलर रिगर्जिटेशन हम चेक करें थ्रू ऑस्कल्टेशन। तो ये जो चीजें हैं, अगर ये चीजें पॉजिटिव हैं, कोई वेजिटेशन पॉजिटिव है या एब्सेस पॉजिटिव है अंडर इको कार्डियोग्राफी या वेल्वुलर रिगर्जिटेशन पॉजिटिव है, तो ये हमारा सेकंड इनमें से कोई भी एक चीज अगर पॉजिटिव है तो हमारा सेकंड मेजर क्राइटेरिया भी मेट हो जाता है। इसके अलावा 5 माइनर क्राइटेरिया है। 5 माइनर क्राइटेरिया क्या है, कोई भी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हो, जैसे मिसाल के तौर पे कार्डियक लीजन हो गया, हार्ट के ऊपर कोई लीजन वगैरह है, तो अगर कोई हार्ट के ऊपर कोई लीजन वगैरह है तो ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर कहलाएगा। उसके अलावा किसी भी सेप्टिक एम्बुलाई का एविडेंस हो, जैसे कि हमने बात की ऊपर जेनवे लीजन की, आप इनकी जेनवे लीजन्स की आप पिक्स देख सकते हैं, जेनवे लीजन हो गए, उसके अलावा स्प्लिंटर हिमरेज हो गए, सेप्टिक एम्बुलाई का एविडेंस हमारे पास मौजूद हो तो ये भी हमारा एक माइनर क्राइटेरिया मेट कर जाएगा। उसके अलावा कोई भी सीरोलॉजिकल एविडेंस जो कि लेस देन हो मेजर क्राइटेरिया, फर्स्ट मेजर क्राइटेरिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे ये हमारा फर्स्ट मेजर क्राइटेरिया, इसके अंदर कोक्सिला बर्नेटियाई का अगर केस है तो एक ही ब्लड कल्चर पॉजिटिव चाहिए। वैसे अगर कॉमनली कॉज ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें तो हमें 2 ब्लड कल्चर पॉजिटिव चाहिए। अब हमारे पास है तो अब फर्ज कीजिए हमारे पास जो केस है वो कॉमनली कॉज ऑर्गेनिजम्स का है, पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स का है, लेकिन हमारे पास ब्लड कल्चर एक पॉजिटिव है। तो जब एक है तो हमारा जो फर्स्ट मेजर क्राइटेरिया है वो मेट नहीं किया, लेकिन एक एक पॉजिटिव है तो हमारा ये जो माइनर क्राइटेरिया है कि कोई भी सीरोलॉजिकल एविडेंस जो कि लेस देन हो, मतलब वो मेजर क्राइटेरिया के बराबर नहीं हो, उससे थोड़ा उससे कमतर हो, तो वो माइनर क्राइटेरिया में आएगा। अच्छा, इसके अलावा फीवर हो गया, ये भी माइनर क्राइटेरिया। इसके अलावा ऑटो इम्यून कंडीशंस जो हमने बात की, जो बैक्टीरियल एंटीजन एंटीबॉडीज की वजह से होती हैं, जैसे कि ओस्लर नोट्स वगैरह। अच्छा, डायग्नोस, अब हम डायग्नोस मेट कैसे करेंगे, ये बिल्कुल इजी, अगर आपको क्राइटेरिया अगर समझ में आ गए तो इसमें दो किस्म के डायग्नोसिस होते हैं, एक होता है डेफिनेट डायग्नोसिस, एक होता है पॉसिबल डायग्नोसिस। अगर दो मेजर क्राइटेरिया पॉजिटिव हैं तो डेफिनेट डायग्नोसिस है, अगर एक मेजर या 3 माइनर क्राइटेरिया पॉजिटिव हैं तो भी डेफिनेट डायग्नोसिस है, अगर 5 माइनर क्राइटेरिया पॉजिटिव हैं तो भी डेफिनेट डायग्नोसिस है। अच्छा, पॉसिबल डायग्नोसिस में क्या होगा, एक मेजर और एक माइनर क्राइटेरिया पॉजिटिव होगा या 3 माइनर क्राइटेरिया पॉजिटिव हो तो पॉसिबल डायग्नोसिस है। अगर हम ट्रीटमेंट की इसकी बात कर लें तो जो ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट में इसका मसला ये है दरअसल के जो वेजिटेशंस होती हैं ये एब्सेस की तरह होती हैं, ये वेस्कुलराइज नहीं होती, मतलब इसके बहुत ज्यादा करीब से कोई वेसेस नहीं गुजरती, मतलब इसमें जो ब्लड की परफ्यूजन है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाती। अब इससे क्या होता है, जब हम एंटीबायोटिक्स देते हैं तो एंटीबायोटिक्स अगर हम कम मिकदार में देंगे तो वो वेजिटेशंस तक सही तरीके से पहुंचेंगी नहीं, इसलिए एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा मिकदार में दी जाती है। अब इसमें हम जो ट्रीटमेंट की बात करेंगे, एक जनरलाइज ट्रीटमेंट की बात करेंगे पहले, फिर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की बात करेंगे। जो इसकी जनरलाइज जो ट्रीटमेंट, जो पहली ट्रीटमेंट है जनरलाइज ट्रीटमेंट, वो है हम 3 हफ्तों के लिए कोई भी बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स देंगे। और अगर जो पेशेंट क्लिनिकली स्टेबल है तो हम जनरलाइज ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले उसके ब्लड कल्चर्स करेंगे। अगर क्लिनिकली स्टेबल नहीं है, टाइम नहीं है ब्लड कल्चर्स का, तो हम एम्पायरिक एंटीबायोटिक्स देंगे। और एम्पायरिक एंटीबायोटिक्स में इस बात का हमें बहुत ख्याल रखना है कि हम वो एम्पायरिक एंटीबायोटिक्स दें जो टू ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हों। एम्पायरिक एंटीबायोटिक्स के अंदर वो एंटीबायोटिक्स दें, वो टू ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दें जो स्टेफाइलोकोकस को कवर करे, बोथ मरसा और नॉन मरसा को, और स्ट्रेप्टोकोकाई को भी और एंटेरोकोकाई को भी। उसके बाद जब ब्लड कल्चर्स का, अगर पेशेंट स्टेबल हो जाए क्लिनिकली, फिर हम ब्लड कल्चर्स करें और ब्लड कल्चर्स के हिसाब से हम एंटीबायोटिक्स जो हैं उसको टेलर्ड कर रहे हैं, मतलब नैरो डाउन उसको कर रहे हैं। जैसे अगर नेटिव वॉल्व एंडोकार्डाइटिस है या ओल्डर प्रोस्थेटिक वॉल्व है, मतलब ओल्डर प्रोस्थेटिक वॉल्व का मतलब है कि वो प्रोस्थेटिक वॉल्व सर्जरी को मोर देन 12 मंथ हो चुके हैं, तो हम एम्पिसिलिन सेल्बेक्टेम देंगे और उसके साथ जेंटामाइसिन देंगे। अगर किसी पेशेंट को बीटा लैक्टेम टॉलरेट वो नहीं कर सकता, बीटा लैक्टेम जिसको कोई एलर्जी है, तो हम वेनकोमाइसिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन देंगे। और वैसे अगर प्रोस्थेटिक वॉल्व एंडोकार्डाइटिस है तो हम शुरुआत के अंदर ही वेनकोमाइसिन, जेंटामाइसिन एंड रिफेम्पिन देंगे। अब हम स्पेसिफिक अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर नॉन मरसा स्टेफाइलोकोकस नॉन मरसा की वजह से इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हुआ हो, नेटिव वॉल्व एंडोकार्डाइटिस, तो हम नेफ्सिलिन या ऑक्जेसिलिन देंगे। ये नेफ्सिलिन और ऑक्जेसिलिन ये पेनिसिलिन है। अगर मरसा स्टेफाइलोकोकस मरसा की वजह से नेटिव वॉल्व एंडोकार्डाइटिस अगर हुआ हो तो हम वेनकोमाइसिन देंगे, वेनकोमाइसिन की मोनोथेरेपी देंगे। उसके अलावा अगर प्रोस्थेटिक वॉल्व एंडोकार्डाइटिस है तो हम ये नहीं देखेंगे कि मरसा है या नॉन मरसा है, उस मरसा और नॉन मरसा पे फिर ट्रीटमेंट डिपेंड नहीं करेगा। हम बस जैसा को ऊपर हमने ये बात कर भी चुके हैं कि वेनकोमाइसिन, जेंटामाइसिन और रिफेम्पिन देंगे। उसके अलावा अगर स्ट्रेप्टोकोकल स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से एंडोकार्डाइटिस हुआ है तो फिर ट्रीटमेंट वॉल्व के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इसमें हम सेफ्ट्रियाक्सोन देंगे या पेनिसिलिन जी देंगे 4 हफ्तों के लिए। और उसके अलावा हम सेफ्ट्रियाक्सोन या पेनिसिलिन जी जेंटामाइसिन के भी साथ दे सकते हैं, लेकिन फिर ट्रीटमेंट 2 हफ्ते शॉर्ट हो जाएगी। इसमें हम 4 हफ्तों के लिए देंगे सेफ्ट्रियाक्सोन या पेनिसिलिन जी। अगर हम जेंटामाइसिन के साथ फर्ज करें सेफ्ट्रियाक्सोन दे रहे हैं या जेंटामाइसिन के साथ पेनिसिलिन जी दे रहे हैं तो हम फिर 2 हफ्तों के लिए देंगे। अगर हैक ऑर्गेनिजम्स की वजह से इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हुआ है तो हम सेफ्ट्रियाक्सोन की मोनोथेरेपी देंगे 6 वीक्स के लिए। और अगर एंटेरोकोकल एंडोकार्डाइटिस है तो हम जेंटामाइसिन के साथ पेनिसिलिन देंगे या एम्पिसिलिन देंगे या वेनकोमाइसिन देंगे। अगर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस दोबारा हो जाए किसी पेशेंट को, मतलब तो हम उसकी वो उसी ट्रीटमेंट, उसी सेम एंटीबायोटिक रेजिमेंट से उसकी ट्रीटमेंट करेंगे जिससे उसको पहले क्योर हुई थी। अच्छा, जो प्रोस्थेटिक वॉल्व एंडोकार्डाइटिस है ये यूजुअली मेडिकल थेरेपी से क्योर नहीं होते, इसके लिए सर्जिकल प्रोसीजर करना पड़ता है। अब सर्जिकल प्रोसीजर की इंडिकेशंस क्या हैं कि अगर वेजिटेशंस हैं
और वेजिटेशन 10 मिलीमीटर से ज़्यादा बड़ी हैं, या एक्सेस कोई बन चुका है वेजिटेशन की वजह से, या जो वॉल्व है वो सिवियरली डैमेज हो चुका है, या जो वॉल्व है वो सिवियरली डैमेज हो चुका है, या जो इन्फेक्शन है वो वॉल्व से आगे तक फैल चुका है, या कोई भी एटिपिकल माइक्रोब है जैसे कि फंजाई है, फंजाई के अंदर सर्जिकल प्रोसीजर होगा, या हार्ट फेलियर का खतरा है, या हार्ट फेलियर हो चुका है, या बार बार रिकरेंट सेप्टिक एम्बोलाई की शिकायत है जैसे कि स्प्लिंटर हेमोरेज, जेनवल लीजन वगैरह की, और सेप्टिक एम्बोलाई एम्बोलाई की वजह से हमने के पढ़ा कि ब्रेन एम्बोलाइजेशन का भी खतरा है, इसलिए सेप्टिक एम्बोलाई, इनमें से कोई भी इंडिकेशन अगर होगी तो हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। उसके अलावा हम ये बात करते हैं कि हम इसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की। तो किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर से पहले 1 घंटा पहले हम ओरल एमोक्सिसिलिन दे दें पेशेंट को, या इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर एम्पिसिलिन दे दें। तो यहाँ पे हमारा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जो है वो पूरा हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें।